ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये कहा गया। मॉक ड्रिल हो रही है, और जब मॉक ड्रिल हो रही है तो सवाल आता है दिमाग में कि क्यों हो रही है, क्या होने वाला है। ऑपरेशन शील्ड के तहत पाकिस्तान से लगे 5 राज्यों में जब ये मॉक ड्रिल की गई, साथ ही बिजली बंद की गई और जंगी सायरन भी बजाए गए, इन राज्यों में स्थानीय प्रशासन ने जोरदार तैयारियां की। अब क्यों हो रहा है? मॉक ड्रिल के दौरान ऐसी तैयारियां की गई थी जैसा युद्ध या आपदा के दौरान किया जाता है। पिछली बार भी जब पाकिस्तान में घुसकर भारत के शूरवीरों ने आतंक के ठिकानों को जमींदोज किया था तो उससे पहले मॉक ड्रिल की गई थी। तो क्या फिर पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या फिर पाकिस्तान पर हमले की घड़ी आ गई है? आज करेंगे इन्हीं सवालों के साथ बड़ी बहस, जानने की कोशिश करेंगे मॉक ड्रिल के मायने। उससे पहले ये रिपोर्ट। ऑपरेशन शील्ड के तहत पाकिस्तान की सीमा से लगे 5 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी में मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान जहां जंगी सायरन सुनाई दी तो वहीं ब्लैकआउट भी किया गया। ये मॉक ड्रिल जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और चंडीगढ़ में की गई। मॉक ड्रिल के दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पुलिस, रेलवे पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की सक्रिय भूमिका नजर आई। इस मॉक ड्रिल का मकसद बॉर्डर एरिया के राज्यों में आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों की जांच करना है। साथ ही लोगों को दुश्मन के विमानों, ड्रोनों और मिसाइल से होने वाले हवाई हमलों का सामना करने के लिए भी तैयार करना है। तो ऐसे हालातों में जो ऐसी एक्सरसाइज जो है वो रेगुलरली करने का मतलब ये है कि अगर जब कभी भी वार लाइक सिचुएशन हो तो ज्यादा से ज्यादा जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑपरेटिव पार्ट पे रहे। केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक एक जिले में एक ही लोकेशन पर मॉक ड्रिल की गई। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बाद पहली बार मॉक ड्रिल की गई है। ऐसे में जहां मॉक ड्रिल की भारत में बड़ी तैयारियां की गई थी, तो वहीं पाकिस्तान की भी पैनी नजर है, क्योंकि पिछली बार मॉक ड्रिल के साथ ही भारत की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को महज कुछ ही मिनटों में तबाह कर दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत आगे भी कुछ बड़ा करने वाला है? ऐसा इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी जारी है। आतंक के आकार और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। मॉक ड्रिल को लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई इसे आगे की तैयारी के रूप में देख रहा है, तो किसी को लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर फिर कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज भोपाल में थे तब जितनी भी रैलियां हो रही हैं उसमें ऑपरेशन सिंदूर का, सेना के शौर्य का वो जिक्र करते हैं। आज बीएसएफ का उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया और बीएसएफ की बड़ी भूमिका बताई। तो आज मेरे साथ जो मेहमानों का पैनल है उसमें राकेश शर्मा जी, जो कि खुद आईजी बीएसएफ रह चुके हैं, वो भी जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमेशा की तरह हमें जानकारियां देंगे इस मॉक ड्रिल के बारे में। पहले भी उनसे बातचीत हो चुकी है। तो ग्रुप कैप्टन देवनाथ, आपका स्वागत है। राकेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। मॉक ड्रिल हो रही है, ब्लैकआउट हो रहा है, ये सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता, क्यों हो रहा है? सबके जहन में सबसे पहले आएगा। जी धन्यवाद। मैं ये कहूंगा कि अभी जो डायनेमिक्स वारफेयर के हैं वो टोटली चेंज हो गए हैं। अभी वो वारफेयर नहीं है कि जैसे इन्फेंट्री ट्रूप्स से हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके अटैक करके दुश्मन की सीमाओं में घुस के और जो टेरिटोरियल गेन्स से उसके लिए लड़ाई होती थी। अब वो वारफेयर नहीं है। अभी वारफेयर आपने हाल ही में देखा है, जो पहले एयर स्ट्राइक हुई थी और जो हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो एक्शन भारत ने किया है और उधर से जो हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ से, इसमें वारफेयर टोटली चेंज हो गया है। अब ये ज्यादा जो वारफेयर है ये
होगा एयर स्ट्राइक से, ड्रोन अटैक से और मिसाइल से, और इवन डेप्थ एरिया भी अभी सेफ नहीं है। तो फॉलोड बाय आर्टिलरी फायर, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी। तो इसको सबको मद्देनजर रखते हुए जबकि वारफेयर का टोटल सिनेरियो चेंज हो गया, डायनेमिक सारे चेंज हो गए हैं, तो अभी ये नया जो जो कि आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो वेल प्रिपेयर्ड हैं, उनके पास तैयारियां हैं, उनके पास इक्विपमेंट है अपने आप को सेफ करने का और वारफेयर लड़ने का। जो सिविलियन पॉपुलेशन है, स्पेशली मैं कहूँगा जो बॉर्डर एरिया में है, वो बड़ी वनरेबल बन जाती है। स्पेशली वो जो क्लोज टू एयरपोर्ट हैं या ऐसे एसेट्स हैं जो भारत सरकार के जो अंदरूनी इलाके में जहाँ पे अटैक होने का, जहाँ पे इन चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करके सिविलियन पॉपुलेशन को नुकसान होने के ज़्यादा अंदेशा है, वहाँ पे ये जो मॉक ड्रिल है कराना जरूरी है, क्योंकि सिविलियन को पता नहीं है कि अपने आप को कैसे बचाना है, क्या उनके ऊपर खतरे हैं। और ये बहुत सारी एजेंसियां इसमें काम करती है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ का काम है। इसमें बहुत सारी और एजेंसियां हैं जो कि उसकी तैयारी करवाती हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, कोऑर्डिनेशन है, और ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं एक तरीके से शार्पन करना पड़ेगा ड्रिल और स्किल दोनों को, ये ताकि सब लोग सेफ रहें। क्योंकि सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करने में अगर मास कैजुअलिटीज हो जाती हैं तो मोरल ऑफ ट्रूप्स बहुत डाउन हो जाता है। तो हमें सिविलियन पॉपुलेशन को भी बचाना है, खास करके डेप्थ एरिया में और वनरेबल इलाकों में। और ये मॉक ड्रिल उसी की तैयारी का एक हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता कि कभी भी कोई शरारत दोबारा कर सकता है। उसके लिए हमारे पास पंच हमेशा रेडी रहना चाहिए, और इसकी तैयारी हमें अच्छा मौका है अपने आप को तैयार करने का, और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करने का, उसको और तरीके से कोऑर्डिनेट करने का ग्राउंड के ऊपर बॉर्डर पॉपुलेशन के लिए, ताकि अगर कोई ऐसा खतरा फिर से पैदा होता है तो हमारे सिविलियन की जो पॉपुलेशन है वो पूरी मुस्तैदी से इसमें अपना काम करें। जी राकेश सर, जब आप बोल रहे हैं ना तो मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आए, लेकिन ग्रुप कैप्टन देवनाथ एक एक करके मैं वो आप दोनों से पूछ। पहली चीज तो ये कि प्री ऑपरेशन सिंदूर और अब पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर सिनेरियो बड़ा चेंज हो गया है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम एक ऐसे, जो अभी राकेश जी कह भी रहे थे, एक ऐसा वॉर जोन, एक ऐसा वॉरफेयर, एक ऐसा समय आ गया है जब हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। एटलीस्ट तब तक तो रहना पड़ेगा जब तक दुश्मन पर ढंग से लगाम नहीं लग जाती है। तो क्या ये इसकी तैयारी चल रही है? और अगर ढंग से लगाम के मायने ये रखा जाए कि अभी और कुछ एयर स्ट्राइक हो, जैसे प्रधानमंत्री मोदी के, हालांकि वो एक चुनावी रैली या जनसभा है, वहां लोगों का एक जोश होता है, लेकिन फिर भी क्या मायने लगाए जाएं कि कुछ और एयर स्ट्राइक्स हो सकती हैं? डॉक्टर प्रवीण, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, यानी 7, 8, 9, 10 मई, उसके पहले पूरे देश में एक आक्रोश था। शायद पॉलिटिकल लीडरशिप ने उस आक्रोश को, जो कि पहलगांव हमले के बाद हुआ था 22 अप्रैल को जो कुछ हुआ पहलगांव में, उस आक्रोश को हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने भांपा और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। उसके मकसद उस वक्त जो थे बहुत क्लियर थे। फौजी भाषा में हम कहते हैं कि आपका एक ध्येय होता है, एक एम होता है। एम नंबर 1 था बदला लेना, हमने बदला ले लिया। एम नंबर 2 था, जो कि एक कूटनीतिक रिक्वायरमेंट थी, कि हम पाकिस्तान को थोड़ा पाठ पढ़ाते, उस पर ऐसा एक साइकोलॉजिकल दबाव हमेशा के लिए बनाते कि भविष्य में वो फिर से आतंकवादियों को भारत में या कश्मीर में भेजने की गुस्ताखी ना करें। आज माहौल एकदम अलग हो गया है। 10 मई से लेकर अभी तक अगर आप देखें तो बार बार पाकिस्तान ने ये इंडिकेशन दिए हैं कि फिलहाल वो पाकिस्तान में कम से कम हो सकता है 1 हफ्ते तक या 1 महीने तक किसी दहशतगर्द को भेजने का प्लान नहीं कर रहा। हमारी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, बीएसएफ के उच्च अधिकारी मेरे पास हमारे साथ को पैनलिस्ट हैं, और हमारी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हैं, रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो ऐसी आ रही है कि पाकिस्तान ने भी अपनी जो गुस्ताखी वाली टीम होती थी, बैट बॉर्डर एक्शन टीम, उनको और अपने जो लॉन्च पैड में आतंकवादी थे उनको 5, 10, 15, 20 किलोमीटर पीछे ले गए। तो आज की जो एक्सरसाइज है, काफी लोग सोच रहे हैं कि शायद
एक बार फिर से जैसे पिछली बार हुआ था कि 6 मई को मॉक ड्रिल और हमने फिर हमला कर दिया। ये आज का जो मॉक ड्रिल है ये सिर्फ सिविलियन पॉपुलेशन जो बॉर्डर एरियाज में है उनको तैयार करने के लिए है। बहुत जरूरी एक्सरसाइज है। शायद टीवी में या हमारे दर्शकों को या सिविलियन पॉपुलेशन को सिर्फ ये मालूम है कि सायरन बजता है उसके बाद हमें कुछ उपाय करने हैं, लेकिन सायरन बजने के पहले भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं सायरन कैसे बजता है, उसकी भी प्रैक्टिस की दरकार होती है। उसके लिए भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी तैयार करना पड़ता है। देखिए, एयरफोर्स के रेडार्स बॉर्डर एरियाज में घूमते रहते हैं सर्विलेंस करने के लिए, दुश्मन के आसमान में थ्रेट डिटेक्शन के लिए कि दुश्मन से कि यहाँ से क्या कोई हवाई जहाज आ रहा है, कोई यूएवी ड्रोन आ रहा है, उसको ढूंढने के बाद वो रेडार उस इंफॉर्मेशन को एक सेंट्रल नोडल एजेंसी होती है एडीडीसी, एयर डिफेंस डायरेक्शन सेंटर, वहां भेज देते हैं। एडीडीसी से सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के पास एडीडीसी से जो नियर बाई जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनके ऑफिस तक एक लाइन होती है। जो डिस्ट्रिक्ट के डीएम हैं, एसडीएम हैं, वो एक ऑपरेशन सेंटर तैयार करते हैं जहां पर कि एयरफोर्स के एडीडी से खबर जाती है, चाहे वो टेलीफोन लाइन से जाए चाहे मोबाइल से जाए। जहां पर मोबाइल नहीं है तो वहां पर वायरलेस कम्युनिकेशन सेट की स्थापना होती है। इन सबको प्रिपेयर करना पड़ता है क्योंकि आमतौर पे डीएम एसडीएम के ऑफिस में वो ऑपरेशन सेंटर एक्टिवेट नहीं होता है, लुप्त प्राय होता है, सुप्त प्राय होता है। एडीडी से फोन जाता है, कोई नहीं, मैं खुद एडीडीसी में था, मैं आपको बताता हूं डॉक्टर प्रवीण कि हम हर महीने, हर एक 3 महीने में एक्सरसाइज करते थे, हमारा फोन बजता रहता था और वो डीएम एसडीएम के ऑफिस में कोई नहीं उठाता था। तो आज के इसका इस्तेमाल हो रहा है डीएम एसडीएम ऑफिस में जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर्स हैं, सरकारी Got it, कर्मचारी sir. हैं, उनको अवगत कराना। मैं कि समझ फोन गया आपकी उठाओ। बात। अब मूल मुद्दा यह है कि वहां पर सब चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, मुस्तैद रहें, हर पल तैयार रहें और उनको इस बात का आभास रहे कि बड़ी सेंसिटिव जगह पर वो बैठे हुए हैं अपनी, इसीलिए इस तरह की एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी। मैं आपकी ये बात, हालांकि ये जो तकनीकी पहलू है बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में, पर मुझे लगता है कि पता नहीं दर्शक कितना समझ पाते होंगे और उनको इस व्यावहारिक पहलू को कितना समझने में गहराई तक जाना पड़ता होगा। क्योंकि राकेश जी, आप तो खैर बीएसएफ की भूमिका हम जानते हैं कितनी महत्वपूर्ण अब अभी नहीं हमेशा से रही है, हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हो या फिर अभी हमने देखा जब युद्ध जैसे हालात बने तो बीएसएफ ने कितनी मुस्तैदी के साथ काम किया है। अभी आपको लगता है कि एक अलग मोड शुरू होगा या कुछ, जैसे अभी एक अलर्टनेस की बात ग्रुप कैप्टन देवनाथ ने कही, आपको लगता है कि बीएसएफ का भी एक अलग मोड या एक अलग तैयारी के साथ में अब चीजें आगे बढ़ेंगी? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा मेरे को पैनलिस्ट साहब ने भी कि बीएसएफ की एक तो जो निगरानी है बड़ी शार्प रहेगी थ्रू ह्यूमन इंटेलिजेंस, थ्रू टेक्निकल इंटेलिजेंस। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार की तरफ से छुट्टी है, खुली छुट्टी है कि आप जैसी सिचुएशन आती है वैसे उसके ऊपर एक्ट कीजिए। अभी किसी के ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है और बॉर्डर के ऊपर जो सीमा के ऊपर बीएसएफ डिप्लॉयड है वो तुरंत एक्शन लेंगे। और ये देखिए पहले भी ऐसे ही होता रहा है कि जो जैसी सिचुएशन बनती है वैसे तुरंत एक्शन ले लिया जाता है। और अभी हाल ही में जो बीएसएफ ने एक्शन लिया है और पाकिस्तान की पोस्टों के ऊपर ऐसा फायर गिराया है कि उनको काफ़ी इस चीज़ का ज्ञात हो गया है, उनको पता चल गया है कि अभी डिले नहीं होगा रिटेलिएशन में, तुरंत और एकदम रिटेलिएशन फास्ट, क्विकेस्ट और इंटेंस होगा। तो ये तो था बॉर्डर के ऊपर निगरानी और उसके ऊपर एक्शन। निगरानी चौकस रहेगी थ्रू ह्यूमन इंटेलिजेंस, थ्रू टेक्निकल इंटेलिजेंस। बीएसएफ के पास में बहुत ही सुदृढ़, मजबूत और बहुत ही कारगर बॉर्डर के ऊपर सर्वेलेंस सिस्टम है और पूरा इंटीग्रेटेड है। और उसी के ऊपर जो 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 देखा जाता है और जो इंटेलिजेंस आती है उसी के ऊपर तैयारी भी पूरी है और एक्शन भी बहुत बढ़िया होगा जैसे अभी हाल ही में था और आगे और भी इससे इंटेंस और क्विक होगा। सर, तनाव की स्थितियां हमेशा बनी रही, लेकिन अभी एक ऐसा फील आने लगा, मुझे नहीं लगता एग्जैक्ट वैसा कहना ठीक होगा नहीं होगा, लेकिन इजराइल जैसे हमास की वजह से हमेशा या हिजबुल्लाह की वजह से हमेशा मुस्तैद रहा, क्या हमारी सीमाओं की स्थिति वैसी हो गई? राकेश सर पहले आप बताएं, फिर मैं ग्रुप कैप्टन देवनाथ से दोनों चीजें पूछता हूँ। जी मैं इसमें कहूँगा कि सिचुएशन जैसे ही हम नॉर्थ से वेस्ट की तरफ चलते हैं तो सिचुएशन डिफरेंट होती जाती है। बॉर्डर जो आईबी है जिसके ऊपर बीएसएफ डायरेक्टली जिम्मेवार है,
जो कि जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू रीजन में है इंटरनेशनल बॉर्डर, और फिर वेस्टवर्ड टुवर्ड्स गुजरात तक चला जाता है। जैसे ही हम जम्मू में हैं तो बॉर्डर काफ़ी इंटेंस है, काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी डेंजरस from the point of infiltration, and also the nefarious activities from across, that is from Pakistan. May it be infiltration, may it be firing, may it be sniping, may it be anything connected के बॉर्डर के ऊपर जो पॉपुलेशन है उनको परेशान करना। जैसे हम वेस्ट में और चले जाते हैं, जो पंजाब का बॉर्डर है उस पर थ्रेट और सिचुएशन डिफरेंट है, राजस्थान में थोड़ी और डिफरेंट है, गुजरात में थोड़ी और डिफरेंट। गॉट इट सर। बट जम्मू वाला बॉर्डर इंटेंस और काफी चुनौतियों भरा रहने वाला है। जी, ग्रुप कैप्टन देवनाथ, अभी एक बात तो साफ है कि हमने ये जो ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद में रिटेलिएट करके जिस तरह से ड्रोन्स भेजे गए या जो कुछ भी प्रयास, नाकाम प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किए गए, उससे कुछ तो अंदाजा लगाया होगा कि ये इलाका है जो ज्यादा सेंसिटिव है और यहां तक इनकी इन चीजों की पहुंच हो सकती है। क्या इस हिसाब से भी अब वॉरफेयर को डिजाइन किया जा रहा होगा? जी हाँ डॉक्टर प्रवीण, देखिए भविष्य में जो युद्ध होंगे, जाहिर बात है कि हवा में कोई भी एलिमेंट हो, चाहे फाइटर विमान हो, बॉम्बर हो, ड्रोन हो, यूएवी हो, या हवा से रॉकेट्स मिसाइल्स भी जाती हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। मैं देखिए दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और बीएसएफ में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी क्या है। देखिए होता यह है कि सब लोग सोचते हैं कि शायद हमें युद्ध के लिए लालायित रहते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है। बीएसएफ के आईजी साहब हमारे पास हैं, हमें ट्रेनिंग जाती है कि हम किस तरह से युद्ध के लिए तत्पर रहें लेकिन युद्ध शुरू ना करें। जैसे मैं एयरफोर्स का बता देता हूं, ओपन सीक्रेट है, अभी एक्सरसाइज सिंदूर चल रहा है, तो हमारे जब फाइटर विमान बॉर्डर के पास उड़ते हैं तो हम हमारे फाइटर के विमान के पायलट को इस तरह से कंट्रोल करते हैं, ब्रीफिंग करते हैं कि पाकिस्तान में खलबली या भय का माहौल ना हो जाए। क्योंकि अगर देखिए क्या होता है, जैसे एक फाइटर विमान उड़ रहा है राजस्थान के ऊपर, अगर वो पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, गलती से बता रहा हूं, क्योंकि ब्रीफ किया जाता है कि आप बॉर्डर में पाकिस्तान की तरफ घुसने वाला डायरेक्शन नहीं लेंगे, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे पाकिस्तान के जो सर्विलेंस रेडार है, उनके मिसाइल गाइडेंस रेडार हैं, उनके जो लॉन्चर्स हैं, वो अलर्ट मोड में आ जाएंगे और ना चाहते भी हो सकता है कि युद्ध चालू हो जाए। तो हमारा काम है अलर्ट रहना, बॉर्डर पर निगरानी रखना, लेकिन इस तरह से व्यवहार करना कि युद्ध ना हो जाए। इसीलिए ब्रीफिंग क्या होती है मैं बता देता हूं, ओपन सोर्स है, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि हमारे फाइटर विमान जब वहां गश्त देते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप बॉर्डर के समानांतर चलेंगे, पैरेलल चलेंगे, ताकि दुश्मन का रेडार आपको देख भी सकता है, जानता है कि इंडियन एयरफोर्स अलर्ट है। दूसरी बात, वो जानता है कि हम पाकिस्तान में नहीं घुस रहे। ये लास्ट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ट्रिगर हैप्पी लोग हमेशा होते हैं, चाहे बीएसएफ का एक इंस्पेक्टर हो या डिप्टी कमांडेंट हो, असिस्टेंट कमांडेंट हो, उनकी पाकिस्तान आर्मी का जेसीओ कैप्टन मेजर हो, या उनके पाकिस्तान एयरफोर्स में जो मिसाइल के लॉन्चर के पीछे जो उनका फायर कंट्रोल ऑफिसर बैठा है, हमारे जैसा ही एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्क्वाड्रन लीडर बैठता है, आम बेचारा 22 साल 24 साल 26, वो बटन ना दबा दे पैनिक में आके। तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि अलर्ट रहो, दुश्मन को दिखाओ कि आप अलर्ट हैं, लेकिन ऐसी कोई मत कार्रवाई करो जिससे कि ना चाहते हुए भी फ्लेयर अप हो जाए, युद्ध चालू हो जाए। ये जो फिलॉसफी है, ये आम जनता को समझाना बड़ा मुश्किल है। मैं तो कहता हूं कई बार काफी एम्बेरेसिंग सिचुएशन होती हैं, लोग बोलते हैं क्या साहब आप तो शायद वो कहते हैं ना, एक जज्बा होता है, उत्तर भारत में है ये जज्बा बहुत ज्यादा है कि हमने मां का दूध पिया हुआ है,
तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कई बार अपने जवानों को, इमोशंस को कंट्रोल करना। या और ये इमोशनल वॉरफेयर नहीं है, ये बहुत स्ट्रैटेजिकल है। यहाँ फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है। कुल मिलाकर बात 100% की एक बात सीधी है, मामला सेंसिटिव है, जरा सा इधर उधर होगा मामला तो कुछ भी हालात बन सकते हैं। इसके लिए मुस्तैद रहना ज़रूरी है। हमने दुश्मन ने जो कुछ किया हाल के दिनों में, उसके बाद कुछ अंदाज़ा लगाया है। कुछ क्षेत्र विशेष हमें चिंता का विषय लगे कि हाँ, कभी ऐसी कोई सिचुएशन और बनी तो वहाँ बहुत मुमकिन है कि लोगों का नुकसान हो सकता है। ऐसे में यहाँ के लोगों को, यहाँ के सिस्टम को मुस्तैद रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप दोनों का धन्यवाद करूं। उससे पहले क्विक कमेंट एक चलते चलते, पहले राकेश जी, आप क्या आपको लगता है अभी हालात ऐसे बने कि ऑपरेशन सिंदूर में जैसा कुछ हुआ वैसी कार्रवाई हो, या फिर एक बार युद्ध जैसे हालात बने, ऐसी कोई स्थिति आपको लगती है? नहीं, मेरा ख्याल है दोनों साइडों में काफी स्ट्रेन है। मतलब इस बात की सूझबूझ रहेगी कि युद्ध नॉर्मली अनटिल अनलेस कोई ऐसा इशू या ऐसा एक्शन पाकिस्तान की तरफ से हो जाए, मजबूरन हमें उसको एस्केलेट करना पड़े या उसके ऊपर रिटेलिएट करना पड़े, तो फिर से हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है उनको भी सीख मिल गई है, अच्छा पंच पड़ा है। यस, ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा, इसलिए क्योंकि यहां पर तो अभी भी ये कह रहे हैं कि हमने नहीं किया आतंकी। अब वहां पर आतंकी ही बेलगाम हो जाए, ना सरकार के हाथ में ना सेना के हाथ में, और वो कुछ करेंगे तो भारत तो इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। तो ऐसे में ग्रुप कैप्टन देवनाथ, बहुत संक्षेप में क्योंकि समय समाप्त हो गया, तो आपका भी कमेंट चाहूंगा, आप हालात को कैसे आकलन करते हैं? डॉक्टर प्रवीण, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो पाठ पढ़ाया वो उनको याद रहे। हम हमारी तरफ से कुछ नहीं करेंगे हरकत, ऑफेंसिव हरकत की बात कर रहा हूं, जब तक कि वो फिर से अपने किसी आतंकवादी को भारत में घुसाकर जम्मू कश्मीर में कुछ उपद्रवी दहशतगर्दी कार्रवाई ना करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्रुप कैप्टन देवनाथ। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कई जानकारियां दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जानते हैं कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। हम जानते हैं कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को ये समझा दिया है कि तुमने एक और कार्रवाई की या तुम्हारे यहाँ से कोई आतंकी आया तो ये तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर युद्ध के अलावा कोई चारा नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी तो यहाँ तक कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। अब मॉक ड्रिल के ज़रिए हम अपने उन क्षेत्रों को तैयार कर रहे हैं जिन क्षेत्रों में हमें लगता है कि ये बड़े संवेदनशील क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में हमें लोगों को तैयार करने की, मुस्तैद रखने की, जागरूक रखने की ज़रूरत है, और यहाँ के सिस्टम को भी, जैसा ग्रुप कैप्टन देवनाथ बता रहे थे।